हेलो स्टूडेंट्स, आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था का लेक्चर 2 जो लेक्चर नंबर 2 है वो कर रहे हैं। इसमें भी हम अर्थव्यवस्थाओं के प्रकारों के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए, अर्थव्यवस्था के प्रकार हम शॉर्ट में डिस्कस कर चुके हैं, अब उन्हें अच्छी तरह से डिस्कस करते हैं। देखिए, आज पहला जो हम पढ़ेंगे वो होगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ये क्या होती है? उत्पत्ति के साधनों पर निजी स्वामित्व पाया जाता है, वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन निजी लाभ के लिए किया जाता है और सरकार की भूमिका बिल्कुल ही न्यूनतम या नगण्य होती है। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सरकार की भूमिका नगण्य है, जिसमें वस्तुएं एवं सेवाओं का उत्पादन निजी लाभ के लिए हो रहा है, उत्पत्ति के साधनों पर निजी स्वामित्व पाया जाता है, ऐसी अर्थव्यवस्था को हम क्या कहते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसमें बाजार की शक्तियों अर्थात मांग एवं पूर्ति के द्वारा मूल्य का निर्धारण होता है। जो वस्तुओं का मूल्य निर्धारित होगा वो मांग व पूर्ति की शक्तियों के द्वारा होगा। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक हैं वो प्रोफेसर एडम स्मिथ हैं। उन्होंने 1776 में द वेल्थ ऑफ नेशन बुक में, जिसे अर्थशास्त्र का ग्रंथ कहा जाता है, इस बुक में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में बात की और अहस्तक्षेप की नीति का भी समर्थन किया। अहस्तक्षेप की नीति क्या होती है? ऐसी नीति जिसमें सरकार कोई भी हस्तक्षेप नहीं करती। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और जापान, ये सभी इसी प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं के एग्जाम्पल हैं। ये सभी पूंजीवादी देश कहे जाते हैं, इनकी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। अब हम देखते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या होती हैं। इसमें निजी संपत्ति का अधिकार होता है, यानी कि संपत्ति के सभी साधनों पर या उत्पत्ति के सभी साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। उद्देश्य क्या होता है? अधिकतम लाभ प्राप्त करना। आर्थिक स्वतंत्रता, प्रतियोगिता की स्थिति विद्यमान रहती है। मांग एवं पूर्ति के द्वारा वस्तुओं की कीमतें निर्धारित होती हैं। वस्तुओं और सेवाओं की विविधता एवं गुणवत्ता, क्योंकि हर कोई कार्य करने के लिए स्वतंत्र है, जो चाहे जब चाहे व्यवसाय में आ सकता है और जो भी व्यवसाय अपनाना चाहता है उसे अपना सकता है। और देखिए, राज्य और सरकार के हस्तक्षेप का अभाव। वही मैंने कहा था, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, अगर होता भी है तो बहुत ही न्यूनतम होता है, जिसे बिल्कुल नगण्य ही हम मान लेते हैं। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी, जहाँ पर निजी स्वामित्व में का ही बोलबाला रहता है, उत्पत्ति के सभी साधन निजी क्षेत्र में होते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। देखिए, नेक्स्ट आएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमी से कहा जाता है। ये कार्ल मार्क्स इसके जनक कहे जाते हैं। जो कार्ल मार्क्स हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था से संबंधित, अगर समाजवाद कहीं से शुरू हुआ है तो कार्ल मार्क्स से शुरू हुआ है। इसमें उत्पत्ति और सेवाओं के उत्पादन एवं वितरण पर राज्य का स्वामित्व होता है या फिर सभी का सामूहिक स्वामित्व होता है। उत्पादन, कीमत और आपूर्ति सबका निर्धारण सरकार के द्वारा किया जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में किसी वस्तु की कीमत है, कितना उत्पादन करना है, कितनी पूर्ति करनी है उसकी, ये सभी सरकार के द्वारा जो निर्धारित किया जाता है। इसी समाजवादी अर्थव्यवस्था का दूसरा नाम जो है वो है केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था। मतलब केंद्र सरकार के द्वारा इसका नियोजन किया जाता है या सरकार के द्वारा सभी चीज़ों का निर्धारण इसमें किया जाता है। इसमें सभी को समान अधिकार दिए जाते हैं, हर व्यक्ति को समान अधिकार दिया गया है। उत्पत्ति के साधनों पर समाज में जितने भी लोग विद्यमान हैं सभी को समान अधिकार या आधिपत्य है। अब देखिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था का ही एक विशिष्ट रूप साम्यवादी अर्थव्यवस्था है। जो साम्यवादी अर्थव्यवस्था होती है उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, साम्यवादी और समाजवादी में अंतर है। जो साम्यवाद होता है उसमें कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता अनुसार कार्य दिया जाए और उस क्षमता के अनुसार ही उसको प्रतिफल प्राप्त हो या उसे वस्तु और सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, जो जिसके योग्य है उसे वो मिले। ये होता है हमारा साम्यवादी अर्थव्यवस्था। और समाजवाद में क्या होता है? सबको समान अधिकार दिया जाता है। तो समाजवाद सबको समान अधिकार, साम्यवाद जो जिसके लायक है उसे वही मिलेगा। जो पूर्व सोवियत संघ है उसकी अर्थव्यवस्था कैसी है? समाजवादी अर्थव्यवस्था है। 1985 से पहले चीन की अर्थव्यवस्था को साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता था और अब क्या है? ये अब समाजवादी अर्थव्यवस्था है। जो जिसके लायक है उसे वही मिलेगा, ये साम्यवाद है। और
जो जिसमें सबको बराबर अधिकार दे दिया जाए, वो क्या होता है हमारा समाजवादी अर्थव्यवस्था। अब देखिए हम समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं को राज्य अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। इनके बारे में पढ़ते हैं कि इनकी क्या विशेषताएं होती हैं। उत्पादन के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व पाया जाता है, मतलब सभी का स्वामित्व होता है। और केंद्रीकृत नियोजन होता है, जो नियोजन है वो केंद्रीकृत एजेंसी मतलब सरकार के द्वारा किया जाएगा, जिससे आर्थिक विषमताओं में कमी आएगी। जब सबको समान अधिकार प्राप्त होंगे तो आर्थिक विषमताएं कम होंगी। साथ ही साथ वर्ग संघर्ष की समाप्ति होगी, वर्ग संघर्ष नहीं होगा। और साथ ही साथ जो राज्य सरकार और सरकार की जो भूमिका है वो भी व्यापक होती जाती है। मतलब इसमें सारा मोस्टली महत्व जो है वो किसका है, सरकारों का ही होता है, क्योंकि ये सरकार के द्वारा ही विनिर्मित अर्थव्यवस्था है। देखिए दोनों का डिफरेंस मैं पूंजीवादी और समाजवादी का एक बार और बता देती हूँ। जब उत्पत्ति के साधनों पर समाज का अधिकार है या सरकार का अधिकार है, समाजवादी अर्थव्यवस्था। जब उत्पत्ति के साधनों पर निजी व्यक्तियों का या निजी स्वामित्व है, तब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये दोनों पॉइंट्स आप अच्छे से समझ लीजिएगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? आप सभी को पता है भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था या मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब वह अर्थव्यवस्था जो समाजवादी और पूंजीवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं का योग है। यानी कि जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है वो समाजवादी और पूंजीवादी दोनों के मेल जोल से मिली है। मतलब हमारी अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र भी पाया जाता है और साथ ही साथ निजी क्षेत्र भी पाया जाता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? जिसमें सरकारी के साथ साथ या सार्वजनिक के साथ साथ निजी क्षेत्र का भी स्वामित्व होता है। अब इसकी विशेषताएं क्या होती हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था की? पहली विशेषता तो वही है, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व पाया जाता है। और जो विकास है वो आर्थिक नियोजन के द्वारा किया जाता है, प्लानिंग करके किया जाता है। और सरकार की जो भूमिका होती है वो नियामक के रूप में होती है। मतलब नियम कानून बनाना, उन्हें लागू करना, ये किसकी भूमिका है? ये सरकार का कार्य है। और हर एक व्यक्ति को स्वतंत्रता दी जाती है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता इसमें मस्ट होती है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी और समाजवादी दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो आप तीनों अर्थव्यवस्थाओं में अंतर समझ चुके हैं। इसके बाद देखिए विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण। अवस्थाओं के आधार पर हमारी विकसित अर्थव्यवस्था हो सकती है, विकासशील अर्थव्यवस्था हो सकती है और अल्प विकसित अर्थव्यवस्था होती है। अगर विकास की अवस्थाओं के आधार पर हम देखें तो कितने प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं हैं? 3 प्रकार की हमारी अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। ये हम वर्ल्ड बैंक के डेटा से आपको बता रहे हैं। जो विश्व बैंक है, विश्व बैंक ने बताया है अगर किसी देश में प्रति व्यक्ति आय $12,695 से अधिक है, $12,695 से अधिक है प्रति व्यक्ति आय, तो उस अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाएगा? विकसित अर्थव्यवस्था कहा जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं अमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्ज़रलैंड। यहाँ पर $12,695 से ज़्यादा प्रति व्यक्ति आए। अब विकासशील अर्थव्यवस्थाएं वो अर्थव्यवस्थाएं जो विकास के पथ पर अग्रसर हैं, जो धीरे धीरे डेवलपमेंट कर रही हैं, इन्हें डेवलपिंग इकोनॉमीज़ कहा जाता है। इसमें 2 रूप हैं, एक इसका उच्च मध्यम आय वर्ग अर्थव्यवस्था और दूसरा निम्न मध्यम आय वर्ग अर्थव्यवस्था। जो निम्न मध्यम वाली है वो $1,046 से लेकर $4,095 तक अगर कोई कमा रहा है, प्रति व्यक्ति आय है $1,046 से $4,095 तक, तो वो निम्न मध्यम आय वर्ग अर्थव्यवस्था में आएगा। और यदि कोई $4,096 से $12,694 तक कमा रहा है तो वो किस में आएगा? उच्च मध्यम आय वर्ग अर्थव्यवस्था में आएगा। भारत उच्च मध्यम आय वर्ग अर्थव्यवस्था में आता है। और देखिए अल्प विकसित अर्थव्यवस्था क्या होती है? वे अर्थव्यवस्थाएं जिन्होंने एक बार कोशिश करी है विकास पथ पर अग्रसर होने की, लेकिन फिर वो कंटिन्यू नहीं हो पाए, उनका विकास नहीं हो पाए। तो ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जिनमें प्रति व्यक्ति आय $1,046 से भी कम है, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाएं कहा जाता है। अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं वाले देश कौन से हैं? हमारे सोमालिया, नाइजर, इन्हें अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाएं कहते हैं। अभी देखिए ये ना आपको डेटा बिल्कुल एग्जैक्ट लर्न कर लेना है, मेमोरी में फिट कर लेना है। इसके बाद देखिए विभिन्न क्षेत्रों की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण।
सबसे पहले है हमारी कृषक अर्थव्यवस्था। कृषक अर्थव्यवस्था का मतलब ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ जीडीपी में 50% से अधिक योगदान किसका हो, कृषि क्षेत्र का हो। 50% से अबव जीडीपी जो जा रही हो वो कौन दे रहा हो, हमारा कृषि दे रही हो, तब क्या होता है, कृषक अर्थव्यवस्था होती है। या ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जिसमें 50% से अधिक जीडीपी कृषि क्षेत्र से आ रहा है वो कृषक अर्थव्यवस्थाएं कहलाती हैं। इसके बाद देखिए औद्योगिक अर्थव्यवस्था। किसी अर्थव्यवस्था के जीडीपी में अगर 50% से अधिक औद्योगिक क्षेत्र का योगदान है तो ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को क्या कहा जाता है, ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को औद्योगिक अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जीडीपी में कितना, 50% से अधिक हिस्सा किसका होना चाहिए, औद्योगिक क्षेत्र का होना चाहिए। इसके बाद आता है सेवा अर्थव्यवस्था। सेम जीडीपी में अगर 50% से अधिक तृतीयक क्षेत्र का योगदान है तो वो क्या होता है, हमारा सेवा अर्थव्यवस्था होता है। कृषक अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा रोजगार भी कृषि ही देगी और 50% से अधिक योगदान भी जीडीपी में कृषि देगी। ऐसे ही औद्योगिक अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा रोजगार भी उद्योग ही देंगे और 50% से अधिक जो हिस्सा होगा वो भी किसका होगा, उद्योगों का होगा जीडीपी में। और सेवा अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा जो आजीविका के साधन देगा वो भी सेवा क्षेत्र ही देगा और साथ ही साथ जीडीपी में 50% से अधिक किसका हिस्सा रहेगा, सेवा क्षेत्र का रहेगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद देखते हैं हम शेष विश्व के साथ अंतर संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण। शेष विश्व के साथ संबंधों के आधार पर दो प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। एक हमारी खुली अर्थव्यवस्था ओपन इकोनॉमी और दूसरी हमारी बंद अर्थव्यवस्था मतलब क्लोज्ड इकोनॉमी। जो हमारी ओपन इकोनॉमी है उसमें एक तरह से स्वतंत्र व्यापार किया जाता है, या जो अर्थव्यवस्थाएं अन्य विश्व के साथ वस्तु और सेवाओं का आयात निर्यात करना चाहती हैं उन्हें क्या कहते हैं, खुली अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जहाँ पर आयात निर्यात होता है, एक देश दूसरे देश से वस्तुएं खरीदता है, वह बेचता है, दूसरे देश को वस्तुएं बेचता है, भेजता है, वहाँ पर वे क्या होती है, खुली अर्थव्यवस्था होती है। मतलब आसान शब्दों में जहाँ जिन अर्थव्यवस्थाओं में विदेशी व्यापार होता है उन्हें क्या कहते हैं, हम खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब देखिए बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है, ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जिनका अन्य विश्व से कोई संबंध नहीं है, जिनका अन्य विश्व से कोई भी व्यापार नहीं होता, अपने आप ही कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं अर्थव्यवस्था में, दूसरे देश से कोई संबंध ही नहीं है, किसी से कुछ खरीदते नहीं है, किसी को कुछ बेचते नहीं है, आयात निर्यात नहीं होता है, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है, बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। कोई भी देश आज के टाइम में ऐसा नहीं है जो बंद अर्थव्यवस्था का एग्जाम्पल हो। अभी देखिए अब नियोजन के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण। नियोजन मतलब प्लानिंग, हम प्लानिंग के द्वारा विकास कर रहे हैं या बिना प्लानिंग के द्वारा विकास कर रहे हैं। ये दो प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं होंगी नियोजन के आधार पर, योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था और गैर योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। प्लान्ड इकोनॉमी, नॉन प्लान्ड इकोनॉमी। ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जिनमें पहले से लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है, उसके पश्चात लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योजना बनाकर उन्हें प्राप्त किया जाता है, ऐसी अर्थव्यवस्थाएं क्या कहलाती हैं, हमारी योजनाबद्ध अर्थव्यवस्थाएं कहलाती हैं। अब देखिए बच्चों, गैर योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था कौन सी होती हैं, ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जहां विकास के लिए कोई खास योजना नहीं बनाई जाती और लक्ष्य पूर्व निर्धारित नहीं होते, ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को क्या कहा जाता है, गैर योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अब देखिए निर्भरता के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण। निर्भरता के आधार पर तीन प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं होंगी, आत्मनिर्भर, आश्रित, परस्पर निर्भर। आत्मनिर्भर का मतलब वो अर्थव्यवस्थाएं जो अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन खुद कर लेती हैं, मतलब जो भी लोगों को ज़रूरत है अर्थव्यवस्था में वो खुद पैदा कर लेती हैं, आत्मनिर्भर। आश्रित का मतलब अपनी आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर निर्भर रहती हैं, ऐसी अर्थव्यवस्थाएं क्या कहलाती हैं, आश्रित। और परस्पर निर्भर का मतलब जो हमारे पास है हम खुद उत्पादित कर लेते हैं, जो नहीं है उसे दूसरे देशों से मंगा लेते हैं, ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को क्या कहते हैं, परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्थाएं कहते हैं। आज के समय में कोई भी अर्थव्यवस्था ऐसी नहीं है जो पूरी तरह से क्या हो, आत्मनिर्भर हो, सभी अर्थव्यवस्थाएं परस्पर निर्भर होती हैं। देखिए एक नया कंसेप्ट जो आजकल बहुत चलन में है, चक्रीय अर्थव्यवस्था। चक्रीय अर्थव्यवस्था का संबंध संसाधनों के दक्षतम उपयोग से है, क्योंकि हम जानते हैं अभी सभी देश अगर विकास कर रहे हैं तो वो अपने संसाधनों का मतलब को बिल्कुल भी महत्व नहीं दे रहे या अतिदोहन कर रहे हैं। अतिदोहन के द्वारा
विकास हो रहा है। जब संसाधनों का ज़्यादा दोहन होगा तो आने वाले समय में संसाधन खत्म हो जाएंगे, जो आने वाली पीढ़ी को संसाधन नहीं मिल पाएंगे, मतलब सतत विकास हम नहीं कर पाएंगे। इसी के लिए चक्रीय अर्थव्यवस्था नामक टर्म बाहर आई है। चक्रीय अर्थव्यवस्था या सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है? ये संसाधन दक्षता से संबंधित है। संसाधन दक्षता का मतलब उत्पत्ति के लिए इस प्रकार से संसाधनों का उपयोग किया जाए कि कम से कम इनपुट देने पर ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट हो। जो हमारी यूज़ एंड थ्रो अवधारणा चल रही थी, उसे सुधारने के लिए चक्रीय अर्थव्यवस्था टर्म का यूज़ किया गया है। ठीक है, देखिए चक्रीय अर्थव्यवस्था की अवधारणा एक ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था की अवधारणा से है जिसके द्वारा संसाधनों के दक्षतम उपयोग, पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण, पुनर्निर्माण और नवीनीकरण पर बल दिया जाता है। मतलब चक्रीय अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें हम साधनों का ऐसे दक्षतम यूज करते हैं कि हम साधनों का उपयोग करने के पश्चात भी आने वाली पीढ़ियों को उन संसाधनों से वंचित न करें, आने वाली पीढ़ी भी उन संसाधनों का प्रयोग कर सके। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इंडियन इकोनॉमी के बेस्ट और सबसे आसान लैंग्वेज में मैं आपको कंटेंट दूंगी, आपको समझाऊंगी। अगर आपको समझ आता है तो वेरी गुड, और अगर कोई इशू रह जाता है, कोई भी क्वेरी आपकी रह जाती है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।